Hello, my dear students. Welcome to RK Simple Classes के करंट अफेयर्स डोज में आपका वेलकम है। 1 से 15 सितंबर 2025 तक का सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Where did India launch its first vulture conservation portal? अभी अभी कहां पर इंडिया ने अपना पहला वल्चर माने गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया? आसाम, यूपी, दिल्ली, राजस्थान। राइट आंसर इज आसाम। आसाम जिसकी राजधानी दिसपुर है, वहीं पर लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च्ड इन आसाम टू सेव स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स एंड रेज अवेयरनेस ऑन थ्रेट्स। ठीक है, बाय वी फाउंडेशन एंड अदर्स के द्वारा इसको, आप जानते हैं कि वल्चर्स जो होते हैं वो स्कैवेंजर होते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो और इनको जानते हैं कि ये क्यों मरे हैं ज़्यादा, ये वल्चर्स गायब क्यों हुए हैं? तो लाइक जैसे पॉइजनिंग एंड ड्रग्स, इनको जो जानवरों को दिया जाता था और उनको ये खाने के बाद डेकोफ्लाइना एक होती है मेडिसिन, उसकी वजह से इनको ज़्यादा हानि पहुंची है। तो आसाम में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। इसको आप रिमेंबर रखेंगे। यूपी में कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कैंपियरगंज रेंज ऑफ महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इसको माने इस कंजर्वेशन को उद्घाटन किया था। याद रखिएगा, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो दोनों को याद रखिएगा। आसाम यूपी में कुछ दिन पहले किया गया था महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली न्यूज में क्यों है? तो दिल्ली को जानते रहिए, 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड किया जाएगा दिल्ली में, और 2009 में भी ये हेल्ड किया गया था दिल्ली में। तो इसको रिमेंबर रखिएगा इस बात को ऑलवेज। उसके बाद इसमें एक नाम है राजस्थान। राजस्थान जिसकी राजधानी आप जानते हैं जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर क्यों न्यूज में है? तो जयपुर बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये पहला भारत का एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसकी स्थापना 2007 में हुई। अच्छा हाँ, दिया जाता है। और ये जो एजुकेट गर्ल्स है, इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा राजस्थान में की गई थी। इसको रिमेंबर रखिएगा। और ये 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड है जो दिया जाएगा नवंबर 2025 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इनके अलावा दो विनर्स और भी हैं, शाहिना अली हैं, फ्लावियानो एंटिनो एल विला न्यूवा हैं, ये दोनों भी पाएंगे। और ये एजुकेट गर्ल्स, इसने बच्चियों को माने स्पेशली गर्ल्स को एजुकेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से इसको ये दिया जा रहा है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ। भारत का पहला एनजीओ जिसको क्या दिया जा रहा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में कई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, लेकिन पहले भारतीय जिनको फर्स्ट इंडियन जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसको इतने फैक्ट आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस ऑफ इंडेक्स 2025 में? भारत की रैंक क्या है? तो पहले ये समझ लिए ग्लोबल पीस ऑफ इंडेक्स निकालता कौन है? तो इसको निकालता है आईईपी, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसकी स्थापना 2007 में बाई स्टीव किलेला के द्वारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड आईईपी, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको निकालता है हर साल। और इसकी शुरुआत जीपीआई की माने ग्लोबल पीस इंडेक्स की शुरुआत 2008 से हुई थी। और
इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट, सिक्स, 163 और 150, इसमें राइट आंसर है 150। भारत की रैंक इसमें 163 देशों में 115वें स्थान पर है भारत। पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया। 2008 से शुरू से ही आइसलैंड इसमें आज तक कंटिन्यूसली वही पहला स्थान आइसलैंड को दिया गया है। और 6th प्लेस सिंगापुर को दिया गया है, जिसको एशिया की सेफेस्ट कंट्री, सबसे सुरक्षित देश कहा गया है। और ग्लोबल रैंकिंग इसकी 6ठी है। रसिया को इसमें, रसिया इज द रैंक द लोवेस्ट एमंग 163 कंट्रीज। 163 देशों की जो इसने रैंकिंग की है आईईपी ने, उसमें रसिया को सबसे निचले पायदान पर दिखाया गया है। और जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, मोस्ट पीसफुल एंड सेफ कंट्रीज हैं, उनके नाम जान लीजिए। नंबर 1 पर आइसलैंड, 2 पर आयरलैंड, 3 पे न्यूजीलैंड, 4 पर ऑस्ट्रिया, 5 पर स्विट्जरलैंड, 6 पर सिंगापुर, 7 पर पुर्तगाल, 8 पर डेनमार्क और 9 पर स्लोवेनिया और 10 पर फिनलैंड। एशिया के 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन सी हैं? नंबर 1 पे सिंगापुर, 2 पे जापान, 3 पे मलेशिया, 4 पे भूटान, 5 पे मंगोलिया, 6 पे वियतनाम, 7 पे ताइवान, 8 पर साउथ कोरिया, 9 पर तिमोर लेस्ते और 10 पर है लाओस। तो आप जानते हैं जीपीआई इज अ की मेजर्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन 23 indicators across categories such as social safety, security, ongoing domestic and international conflict and degree of militarization। कई 23 इंडिकेटर पर यह बनाता है आईईपी के द्वारा, जो तैयार किया जाता है और इसके द्वारा जाना जाता है कौन सा देश कितना सेफ है। भारत का 115वां स्थान है, रिमेंबर इट ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिलीज्ड नारी 2025 रिपोर्ट रिसेंटली? अभी किसने इसको जारी किया? एनसीडब्ल्यू, इसरो, डीजीएमएस, नन। तो इसका राइट आंसर है एनसीडब्ल्यू, जिसको नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग कहते हैं, जिसकी चेयरपर्सन है विजय किशोर रहाटकर और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसने अभी रिपोर्ट जारी की है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेंस सेफ्टी। नारी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेंस सेफ्टी 2025। सर्वे इसमें किया गया 12,770 वीमेन का 31 सिटीज में। सेफेस्ट इंडियन सिटीज फॉर वीमेन इन 2025। नारी रिपोर्ट में सबसे सेफ सिटीज कौन कौन सी हैं जान लीजिए। नंबर 1 पर कोहिमा है, फिर विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर एंड मुंबई, ये सेफेस्ट सिटी हैं। और मोस्ट अनसेफ सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया है, इसमें नंबर 1 पे जयपुर है, फिर पटना है, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची। ये अनसेफ हैं और जो पहले मैंने बताया वो सेफ हैं। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नारी रिपोर्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक था डीजीएमएस। डीजीएमएस क्या है भाई? तो डीजीएमएस को जान लीजिए। अभी इसने मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया है। और डीजीएमएस का फुल फॉर्म द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी। कहाँ किया? इन मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली। 15 कंट्रीज में इसमें पार्टिसिपेट किया। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसका फोकस था मिलिट्री मेडिकल केयर फॉर फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा। तो माने एक मेडिकल से रिलेटेड था, इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का भी कौन चुने गए हैं? सीपी राधाकृष्णन, बी सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णकांत। राइट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। ये भारत के 9 सितंबर 2025 को ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। 12 सितंबर को इन्होंने शपथ लिया और शपथ इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया। इनको कुल 452 वोट मिले थे। एनडीए गवर्नमेंट जो इस समय सेंटर में है उसमें के कैंडिडेट थे, ये 452 वोट मिले थे। और इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक है यानी अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट थे, बी सुदर्शन रेड्डी जो फार्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उनको 152 वोटों से इन्होंने क्या किया? डिफीट किया है।
और इनका फुल नाम है सीपी राधाकृष्णन का चांदपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। चांदपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, ये इसके पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे और उसके पहले झारखंड के भी गवर्नर रहे हैं। इसको आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के 15वें राष्ट्रपति बन गए हैं और अगले 5 साल तक ये रहेंगे। इनका जन्म तमिलनाडु के त्रिपुर में हुआ था, थिरुपुर में, इसको रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद है डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे और इनके बर्थडे को हमारे यहाँ नेशनल टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कृष्णकांत। कृष्णकांत के बारे में जानते रहे, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट टू डाई ड्यूरिंग हिज टर्म। ये भारत की एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट है जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच कंट्री ए कू हैपेंड रिसेंटली। अभी किस देश में तख्ता पलट हो गया है? तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है नेपाल में हुआ, जिसकी राजधानी काठमांडू है। 9 सितंबर 2025 को नेपाल में वहां के जेन जेड जनरेशन ने करप्शन के खिलाफ, देखिए तात्कालिक कारण तो ये था कि वहां की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर बैन लगाया, लेकिन उसका असली कारण जो वहां के नौजवानों ने बताया वो था करप्शन। वहां के जो नेता थे इतने करप्ट हो गए थे, उनके बच्चे नेपो बेबीज, नेपो किड्स इतना लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे और जनता वहां पर परेशान थी। इसलिए वहां पर जेन जी जनरेशन वो है जो 1996 से 2012 के बीच जो पैदा हुई है, उनको जेन जी जनरेशन कहा जाता है। इनके प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई, सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया एक तरह से सरकार ने, और वहाँ की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की बनी हैं, और जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश भी थी, और ये अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU से पढ़ी हुई है सोशल साइंस पॉलिटिक्स में। और इन्होंने कहा कि जो इस प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग मारे गए हैं उनको बलिदानी यानी शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और मार्च 2026 में जब तक इलेक्शन होगा तब तक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ही बनी रहेंगी। यहाँ पर जो इन प्रोटेस्ट किया, इन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कई मिनिस्टर्स के हाउसेस को उन लोगों ने आग लगा दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ा ये प्रभाव था। हालांकि वो बताते हैं कि इसके पहले की जो सरकारें थी वो चाइना बैक्ड थी, चाइना सपोर्टेड थी। अब एक सही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर आएगी, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो आप जानते रहिए। अब दूसरा था श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी 2022 में करप्शन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को लेकर के वहां पर राजपक्ष फैमिली के खिलाफ तख्ता पलट किया गया था। वहां पर भी ऐसे राष्ट्रपति भवन में सब जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद राजपक्ष फैमिली को जाना पड़ा। और बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को एंटी कोटा प्रोटेस्ट के खिलाफ शेख हसीना की 15 साल की गवर्नमेंट को वहां पर अप्रूव कर दिया गया, जड़ से उखाड़ दिया गया, और उस समय शेख हसीना अपने भारत में ही रह रही हैं। ये फुल फ्लेज्ड एंटी गवर्नमेंट अपराइजिंग था, ये जानते रहिए। और पाकिस्तान में तो आप जानते हैं आए दिन होता ही रहता है, इसके बारे में कुछ कहने लायक ही नहीं है। ठीक है, वहाँ तो दूसरी ही कहानी रहती है हमेशा। तो फिलहाल आपको नेपाल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे भाई? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर। राइट आंसर है 14 सितंबर हर साल, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। और 10 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था 1975 में। इसको रिमेंबर रखिएगा। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। आज विश्व की तीसरी सबसे
ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई है कौन? हिंदी। इंग्लिश चाइनीज के बाद तीसरी भाषा हिंदी है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बोली जाती है। उसके अलावा कुछ और डेज देख लीजिए भाई। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो बर्थडे होता है सर एम विश्वेश्वरैया जी का। और 11 सितंबर को हम लोग दिग्विजय दिवस मनाते हैं। विवेकानंद की 1893 में 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में दी गई विश्व प्रसिद्ध स्पीच को, जब उन्होंने पूरे दुनिया के रिलीजन्स को के ऊपर हिंदू रिलीजन को, सनातन धर्म को स्थापित कर दिया था, दिग्विजय दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद 11 सितंबर को ही पैट्रियट डे मनाया जाता है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब सितंबर के कुछ डेट बता देते हैं। जैसे 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, और इस साल 2025 की थीम है ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। और उसके बाद है पोषण माह, 1 से 30 सितंबर हर साल पोषण माह के रूप में सितंबर माह को मनाया जाता है। 2017-18 से इसकी शुरुआत हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2 सितंबर को हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 2025 की थीम है 2025 की थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। और इस बार हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जी ने 45 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड प्रोवाइड किया टीचर्स डे के मौके पर। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 2025 की थीम है लिटरेसी इन द डिजिटल इरा एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फॉर पीस एंड इंक्लूजन। फिर से थीम सुन लीजिए, लिटरेसी इन द डिजिटल इरा एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन फॉर पीस एंड इंक्लूजन। और 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। 2025 की थीम है हेल्दी एजिंग। और उसके बाद है 11 सितंबर को मैंने बताया दिग्विजय दिवस, पैट्रियट डे और नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे भी मनाया जाता है 11 सितंबर को, टू ऑनर दोज हु सैक्रिफाइस्ड दियर लाइव्स टू प्रोटेक्ट इंडियाज फॉरेस्ट। भारत के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया जाता है 11 सितंबर। 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और हाँ, 2025 का जो हिंदी दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। ये सारे थीम थे, दिवस थे, जिसको मैंने 1 से 15 तक के पूरे दिवस आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब उसके बाद वन लाइनर पर आ जाते हैं जल्दी से। और डीडी लपांग ये मेघालय के फार्मर्स 4 टाइम्स सीएम रहे हैं, 4 टर्म्स तक, और इनका भी शिलोंग में निधन हो गया है, तो इनको रिमेंबर रखिए डीडी लपांग को। राजभाषा सम्मेलन, इसका 5वां सम्मेलन ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन का भी आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया हिंदी को प्रमोट करने के लिए। और इस बार नीरजा माधव को राजभाषा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उनकी मशहूर पुस्तक भारत का सांस्कृतिक स्वभाव जो 2024 में प्रकाशित हुई थी। इसके पहले नीरजा माधव को 2021 में प्रेसिडेंट द्वारा सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया था। भारत का सांस्कृतिक स्वभाव इनकी मशहूर पुस्तक है। भारत को अगर समझना है, भारत के स्वभाव को जानना है, ये पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इन्होंने आज यमदीप नामक एक थर्ड जेंडर के अधिकारों और अस्तित्व को लेकर पहला उपन्यास भी लिखा है। तिब्बती शरणार्थियों को केंद्र में रखकर कई उपन्यास और कविताएं लिखी हैं, और 53 से अधिक किताबें ये लिख चुकी हैं। तो आप नीरजा माधव को याद रखिएगा। राजभाषा गौरव सम्मान 2025 में इनको दिया गया है। किस किताब के लिए? भारत का सांस्कृतिक
स्वभाव के लिए, जो ललित निबंध शैली में लिखा गया है। भारत की संस्कृति, परंपरा, पर्व, उत्सव, लोक जीवन के रंग और इन सब के पीछे छिपे मानवीय मूल्यों के गूढ़ अर्थ का आईना है यह किताब। भारत का स्वभाव जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। रिमेंबर रखिएगा नीरजा माधव जी को, ठीक है। उसके बाद है इंडिया विल होस्ट 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 में होस्ट करेगा। कहां पर? चेन्नई में, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो टॉप का मैनेजमेंट है, और ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस, अभी इसने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है, दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इन अबू धाबी कैंपस में खोला गया है, और इसका उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इसको भी रिमेंबर रखिए, अबू धाबी भी वहीं पर है, UAE में। और दूसरा है रवि रंजन, ये जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा ये क्या नियुक्त किए गए हैं? राजीव रंजन को SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर की रिकमेंडेशन की गई है। देखिए FSIB जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है, ये जितने भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब के अधिकारियों के नियुक्ति की रिकमेंड यही करता है। उसके बाद है आदि संस्कृति, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर ट्राइबल कल्चर। अभी इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया गया, आदि संस्कृति। और आदिवाणी, इंडियाज फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी एंड IIT हैदराबाद। आदिवाणी ये इंडियाज का पहला AI पावर ट्रांसलेटर है ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। और आदि संस्कृति ये विश्व की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है ट्राइबल कल्चर के लिए, तो इसको दोनों याद रखिएगा। और डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर की मशहूर पुस्तक है, चौथी किताब है, जो उनके पर्सनल स्ट्रगल लाइफ पर आधारित है। विक्रम 3201 यानी विक्रम 32, ये इंडिया का फर्स्ट मेड इन भारत 32-बिट चिप है, जो अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2025 न्यू दिल्ली में ये माने इसका उद्घाटन किया गया, और उन्होंने ये चिप मोदी जी को माने सौंपा। मोदी जी ने कहा ये छोटा सा, द स्मॉलेस्ट चिप विल डू द लार्जेस्ट वर्क इन द वर्क, दुनिया में छोटा सा चिप सबसे बड़ा कार्य करेगा, याद रखिएगा इसको। और युद्ध कौशल, इंडियन आर्मी के द्वारा इस एक्सरसाइज का अरुणाचल प्रदेश के कामेंग रीजन में अभी इसका अभ्यास किया गया। युद्ध अभ्यास ये 2004 से भारत और अमेरिका के बीच ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, और इसका अभी 21st एडिशन अमेरिका के अलास्का में किया गया युद्ध अभ्यास। TCA कल्याणी, ये CGA नियुक्त की गई है, CGA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और ये 29th ऑफिसर हैं इस पोस्ट को होल्ड करने वाली। CGA जो होता है, CGA is in the Department of Expenditure under Ministry of Finance, is the principal advisor on accounting matters to Government of India। अकाउंटिंग मैटर में ये भारत सरकार को एडवाइज करने वाला ये सबसे मुख्य अधिकारी होता है। और अब यहाँ थोड़ा समझिए, CAG और CGA में थोड़ा सा फर्क होता है। CAG कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जबकि CGA वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। और CAG जो होता है, कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। CAG इज द गार्जियन और केयर टेकर ऑफ द नेशनल पर्स। भारत की पाई पाई का हिसाब रखने वाला कौन होता है? CAG। तो दोनों में फर्क जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास किसान ऐप, इसका उद्घाटन अभी हमारे यहाँ की यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा किया गया, जिसको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और इसका एम है टू फैसिलिटेट कॉटन फार्मर्स को सुविधा देना है। मैत्री 14th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी इसका उमरोई मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया। ये एक्सरसाइज संपन्न हुई। अफगानिस्तान में अभी अर्थक्वेक आया था, उसके कुनार, नानगरहर, लॉन्गमैन, ये सब प्रोविंसेस में
बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और 1400 से ज़्यादा लोग उसमें मर गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स के रिसाइकलिंग के लिए। इस स्कीम का टेन्योर है 2025-26 से 2030-31 तक। क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बगैर ना तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और ना अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु तूतीकोरन पोर्ट पर किया है। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मंकी पॉक्स अब ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं रहा है, यानी अब ये नहीं रहा। 14 अगस्त 2024 को इसने इसको ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिजीज घोषित किया था। शिगेरू इशिबा जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ब्लड मून 7 सितंबर 2025 को ब्लड मून की घटना हुई, यानी टोटल लूनर एक्लिप्स, जब पूरा चंद्र ग्रहण होता, पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उसको ब्लड मून कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश फुल्ली लिटरेट स्टेट का दर्जा पा गया है। इससे पहले केरला, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और एक यूटी लद्दाख को फुल्ली लिटरेट स्टेट का दर्जा मिल चुका है और अब हिमाचल प्रदेश को मिल गया है। ये सब किसी योजना के तहत आते हैं? उल्लास स्कीम के तहत ये सब पाते हैं। उल्लास का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अनवेल्ड द यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट द 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई में इसका उद्घाटन किया है। इसरो ने साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फॉर ट्रांसफर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SSLV के लेकर के मैंने साइन किया है पैक्ट। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड एथनॉल प्लांट इन आसाम में किया है। और अल्बानिया ने विश्व का पहला देश है जिसने AI पावर्ड मिनिस्टर नेम्ड ऑफ डिएला को नियुक्त किया है, जिसका मतलब डिएला में अल्बानिया भाषा में डिएला का मतलब होता है सन, सूरज। PM ED रामा सेड डिएला इज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, नॉट फिजिकली बट वर्चुअली है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ज्ञान भारतम मिशन भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित व डिजिटलीकरण के लिए प्रथम ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। और ये कब से? 2024 से 2031 तक, यानी 7 साल तक जितने भी पांडुलिपि हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो पहले समझ लिया मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इसका टोटल एलोकेशन कितना बजट दिया गया है? 482.85 करोड़ रुपए। और मैन्युस्क्रिप्ट वो होती हैं जो हाथ से लिखी होती हैं। ये किसी भोजपत्र, तारपत्र, लकड़ी या पेपर या किसी भी मेटल, नॉन मेटल पर लिखी होती हैं, और जो जिनका सिग्नेचर हिस्टोरिकल एंड एस्थेटिक या साइंटिफिक होता है, इनका महत्व बहुत होता है। किसी भी पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट को मैन्युस्क्रिप्ट की श्रेणी में आने के लिए, किसी भी रचना को, कोई भी वर्क है, मैन्युस्क्रिप्ट की रचना में आने के लिए, किसी भी रचना को मैन्युस्क्रिप्ट में आने के लिए कम से कम उस रचना को 75 साल पुराना होना चाहिए, और साथ ही साथ वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक महत्व का भी होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। तो इसको याद रखिएगा कि ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। क्या पर्पज है? तो जितने हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको क्या करना है भाई? उनको डिजिटल करना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है। तो यही था आज का क्लास, सुपर क्लास 15 डेज का, बहुत सारे हैं। अगेन एंड अगेन आप इसको लिसन करिए, एंड आई होप कि आपको ये बहुत प्रॉफिटेबल लगेगा। ये क्लास बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूजफुल होगा। क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।